हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रियम्बल का दूसरा वीडियो कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि प्रियम्बल में नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या बताया गया है। तो प्रियम्बल में जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में, और इन टर्म्स को हम आज डिटेल में देखेंगे। मैंने वी द पीपल ऑफ इंडिया जो कि स्टार्टिंग की लाइन है प्रियम्बल की, उसको और सोवरेन को दोनों साथ में लिया है। क्यों लिया है वो अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कैबिनेट मिशन मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था। कैबिनेट मिशन भारत में आता है 1946 में। वो रिकमेंड करता है इलेक्शंस होते हैं और हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो लोग मिलके बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका टास्क होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। 9 दिसंबर 1946 को वो लोग पहली बार मिलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं 26 नवंबर 1949 को, और ये बनाते हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। सो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है कैबिनेट मिशन से। तो कभी भी ये एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, और इस वजह से वी द पीपल ऑफ इंडिया जिन्होंने इलेक्शन किया और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अब सोवरेन का क्या मतलब होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अ स्टेट इज सोवरेन व्हेन देयर रिसाइड्स विद इन इटसेल्फ अ सुप्रीम एब्सोल्यूट पावर एक्नॉलेजिंग नो सुपीरियर। इसका मतलब ये होता है एक स्टेट तब सुपीरियर होता है जब उस स्टेट में कुछ ऐसा हो, उसी स्टेट में कुछ रिसाइड करे का मतलब होता है रहता हो एक सुप्रीम एब्सोल्यूट पावर। ये 3 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी वो जो सोवरेन है उससे सुप्रीम कोई ना हो, उससे सुपीरियर कोई ना हो, उससे ऊंचा कोई ना हो, और एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए उसके पास। एब्सोल्यूट का मतलब उसके पास कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए जो उसको चेक कर रहा हो। ये समझ लेते हैं हम इस 3 एग्जाम्पल से। मोनार्की अगर आप देखोगे तो किसी भी जहाँ पे भी किंग या राजा हुआ करते थे, तो राजा से क्या ऊपर बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन होता था? नहीं होता था। तो अपने ही इलाके में राजा सर्वोच्च होता था। इसके साथ साथ क्या कोई और ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो राजा की पावर को चेक करता हो? इस उदाहरण से हम और अच्छी बेटर तरीके से समझ जाएंगे इसको। नहीं, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था। तो राजा अपने इलाके में सुप्रीम होता था और वो एब्सोल्यूट होता था। एब्सोल्यूट का मतलब था निरंकुश, यानी कोई और नहीं है ऐसा जो उसकी ताकत को चैलेंज कर सके। अब इंडिया में अगर हम देखें क्या प्रेसिडेंट सोवरेन है, तो हम देखते हैं हाँ सुप्रीम तो है प्रेसिडेंट, लेकिन वो हमेशा एक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो वो सोवरेन नहीं है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर इंडिया में सोवरेन है? तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उससे ऊंचा भी एक पद है प्रेसिडेंट का। प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आंसरेबल है लोकसभा के लिए। फिर एक लेजिस्लेचर, ये तो एग्जीक्यूटिव के हेड है, कार्यपालिका के हेड है। एक विधायिका भी होती है जो विधि बनाती है, यानी लोकसभा राज्यसभा, और एक न्यायपालिका भी होती है जो इनकी पावर को चेक करती है। तो ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, निरंकुश पावर नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट ना तो प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब फिर सोवरेन है कौन इंडिया में? तो सोवरेन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक हैं वो सोवरेन है। तो ये आपका एमसीक्यू का सवाल भी हो गया है कि भारत में सोवरेन कौन है? पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरेन। अब एक उदाहरण देता हूँ। जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध में 2 ब्लॉक थे। एक वेस्टर्न ब्लॉक था जो नाटो था, जिसका हेड यूएस था, और एक ईस्टर्न ब्लॉक हो गया जिसका कि हेड यूएसएसआर था, सोवियत रूस हो गया। अब ये कंट्री लाइक, मैं ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ, तो कंट्री लाइक पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, जो कि ईस्टर्न ब्लॉक में थे, वो लोग ऑर्डर जो लेते थे, चाहे अपने इंटरनल काम करने का ऑर्डर हो, चाहे एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी का हो, सब सोवियत रूस या मॉस्को से ऑर्डर्स आता था। तो इसका मतलब वो सोवरेन नहीं थे, वो एब्सोल्यूट नहीं थे, उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। पावर तो वो तो ऑर्डर ले रहे थे आपका मॉस्को से। भारत ने जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये होता है, गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है, ना तो इस गुट में मिलेंगे, वेस्टर्न ब्लॉक में मिलेंगे अमेरिका के नेतृत्व वाले, ना हम ईस्टर्न ब्लॉक में मिलेंगे। तो हमने, क्योंकि हमारे संविधान में और हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ था कि भारत एक सोवरेन देश है, तो हम तो किसी ब्लॉक में जा ही नहीं सकते थे, वरना तो हमारा सोवरेनिटी ही छिन जाती है हमसे। तो उम्मीद है आपको ये सोवरेनिटी समझ में आई होगी। अब हम सोशलिज्म में चलते हैं या सोशलिस्ट चलते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए, इस समाजवाद हो गया, ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में, इमरजेंसी के दौरान।
और 3 वर्ड आए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसके बाद हम ये सेकुलर करेंगे यहाँ पे, लेकिन इंटीग्रिटी भी एक वर्ड है जो ये 3 वर्ड चुने गए, जोड़े गए थे इसमें प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। अब अगर हम एक लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें, लिबरलिज्म में देखें, तो वो क्या करता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। का मतलब ये है कि एक पर्सन एक वोट है, कोई भी पर्सन जो है किसी भी पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है और जीत सकता है और अपना पद हासिल कर सकता है। लेकिन जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, वो सामाजिक बराबरी की बात करता है, लेकिन खासतौर पे इकोनॉमिक बराबरी की बात करता है, आर्थिक बराबरी की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई, ये लोग प्रो पीजेंट्स की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, भाई किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए, उनका जो कर्जा है वो माफ़ होना चाहिए। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो जनरली आप समाजवादी का ऐसा एटीट्यूड होता है। या फिर प्रो लेबर, जो वर्किंग क्लास है उनके पक्ष में, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनके पक्ष में, उनकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, उन्हें बोनस मिलना चाहिए, एक संडे हॉलीडे मिलना चाहिए, उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो समाजवादी अप्रोच कहलाती है। ऐसा हमने क्यों किया? भले ही हमारे स्टार्टिंग के संविधान में, प्रियम्बल में सोशलिज्म नहीं था, ये वर्ड नहीं था, पर हमारे पूरे संविधान में सोशलिज्म की छाप बहुत स्ट्रांगली मौजूद है। और इसके पीछे रीज़न ये था कि जो नेहरू थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया संविधान निर्माण में, वो एक बहुत स्ट्रांग सोशलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट यानी इंडस्ट्रियल क्लास को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो उन्हें मॉडर्न जार बोलते थे। जार का मतलब हो गया राजा, जो कि लोगों का एक तरीके से खून चूसते हैं। तो ये नेहरू की सोच थी। तो वो उनका तो पूरा एटीट्यूड प्रो पीजेंट था, पीजेंट्स के, किसानों की तरफ था और लेबर क्लास की तरफ था। और वो हाईली इंस्पायर्ड हुए थे यूएसएसआर से, सोवियत रूस से वो खास तौर पे काफ़ी इंस्पायर हुए थे, क्योंकि वो सोवियत रूस उस समय जो था वो सोशलिस्ट मॉडल में काम कर रहा था। लेकिन हमने सोशलिज्म को तब भी यूएसएसआर मॉडल को नहीं अपनाया, जिसमें कि हर सेक्टर जो है सरकार के अंडर में होता था। हमने ऐसा नहीं अपनाया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, जिसमें कि जो कोर सेक्टर था, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर था, जैसे आयरन स्टील का सेक्टर हो गया या डिफेंस का सेक्टर हो गया, ये तो सरकारी कंट्रोल में था, पर फिर कई और सेक्टर जैसे थे वो जो थे प्राइवेट के अंडर में थे। 1991 के बाद हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, जिससे कि हमने जो अपने सेक्टर्स थे जो कि सरकारी कंट्रोल में थे, हमने उसको खोल दिया। ठीक है, तो अब हम मार्केट की तरफ चले गए हैं कि मार्केट अपने आप डिटरमिन करेगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ और वेलफेयर स्टेट का एग्जांपल देता हूँ कि अगर ज़्यादा विकास होगा, अब हमने मार्केट्स खोल दिया, इसका मतलब ये है कि पेप्सी, कोका कोला, लेज, मैगी, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया में आएंगी। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, दुकानें लगेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी कम होगी, गरीबी कम होगी। लेकिन फिर हमने क्या किया, टारगेटेड अप्रोच भी अपनाया है। मनरेगा जैसे है, मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट गाँव में है जॉब क्रिएशन के लिए, सो कुछ टारगेटेड पॉलिसीज़ भी अपनाई थी। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप सोशलिज्म देख सकते हैं। 1991 के बाद सोशलिज्म थोड़ा बैकफुट में चला गया, लेकिन वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट और जैसे कि मनरेगा वगैरह जो है अभी भी हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।